हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर की बुक वर्तमान भारतीय समाज। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं दोस्तों और क्या क्या हमें और पढ़ना बाकी है। बिकॉज आपका जो इसके पहले हमने सेशन लिया था पिछले वीडियोज़ में, उसमें मुगल कालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा की आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, वैदिक कालीन शिक्षा और मुगल कालीन शिक्षा हो गई थी। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको भी मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे दिया गया है शिक्षा की संकल्पना, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षा के उद्देश्य, उसके कारक क्या होते हैं, शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो वीडियोज़ को जाके देखो। फिर हमने पढ़ा था प्राचीन काल और मध्यकालीन शिक्षा। आधुनिक कालीन शिक्षा में दोस्तों क्या है कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ लिखा गया स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात। तो इसमें मैक्सिमम टॉपिक आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि दूसरी बुक है आपकी, उसके मैक्सिमम टॉपिक इसमें इंक्लूड है। सो आज मैं डिफाइन करने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक इंक्लूड है और कौन सी चीज़ें बच रही हैं, वो मैं इस वीडियो में आज को आपको डिलीवर कर दूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं, विचारक, जिसमें 3 विचारधाराएं हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके सिलेबस में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हमें डिफाइन करना है। तो उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो ये आधुनिक शिक्षा में जो चीज़ें दी गई हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो दिया गया है स्वतंत्रता के पूर्व। तो स्वतंत्रता के पूर्व का सेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रारंभिक शिक्षा में 1781 से उठा के 1882 तक, जब तक आपके कमीशन चले हैं, आपके आयोग बने हैं, तब तक की सारी चीज़ें आपके स्वतंत्रता के पूर्व हैं। अब स्वतंत्रता के पूर्व में ईसाई मशीनरी का प्रयोग, ये आज्ञा पत्र के बारे में भी हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ चुके हैं। याद रखना, अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपके इस बुक में भी हैं, उसमें भी है। इसलिए केवल मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसी वीडियोज़ को 2 बार देख लो या उसी को अच्छे से समझ लो, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर 1833 का आज्ञा पत्र, ये भी इस बुक में है, उसमें भी है। ऑकलैंड का घोषणा पत्र, जिसकी वजह से प्राच्य और पाश्चात्यवाद शिक्षा का विवाद का अंत हुआ था, ये भी है इसमें, उसमें भी है। वुड का घोषणा पत्र आप प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जाके देख सकते हो। हंटर कमीशन भी आपको पढ़ाया गया है। बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन भी पढ़ाया गया है। अब स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या चीज़ें थी, तो विश्वविद्यालय आयोग 1902-1903 में गठित हुआ था, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा इस बुक में। बिकॉज ये टॉपिक मैंने स्पेशली नहीं पढ़ाया है, मैंने वहाँ हिंट करा है लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है। मुदालियर कमीशन, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसका भी गठन किया गया था। ये भी हमने आज इस बुक में पढ़ाएंगे हम आपको। कोठारी कमीशन, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। नई शिक्षा नीति मैंने पढ़ा दिया है। कार्य योजना मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद बचता क्या है, तो देखो 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है विश्वविद्यालय आयोग, दूसरा पढ़ना है मुदालियर आयोग, यानी मुदालियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा का आयोग, ठीक है। फिर वर्तमान योजना का संक्षिप्त आकलन। तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। हमें पढ़ना है विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर कमीशन और वर्तमान शिक्षा, ठीक है। उसके बाद की जितनी चीज़ें हैं दोस्तों आधुनिक शिक्षा से संबंधित, सब की सब आपके उसी बुक की हैं। आप पहले वीडियो से लेके उसके सारे वीडियोज़ को आप लोग देख डालो, वही चीज़ें उसमें आने वाली हैं। तो हम आगे बात करते हैं कैसे चीज़ें दी गई हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद की जो चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, हम 19 ये पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट इसके बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तमान योजनाएं। 3 चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दिया गया है भारतीय शिक्षा आयोग, तो 2 तरह की चीज़ों को गठित किया गया था। सन 1948 में राधाकृष्णन आयोग जो था वो गठित किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग, और जो उच्च शिक्षा से संबंधित था। लेकिन 52 और 53 में जो गठित किया गया था मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हुआ क्या कि जब कोठारी कमीशन ने, यानी 64 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के लिए प्रस्ताव रख दिया, उसमें क्या क्या बिंदु रखे थे उसने, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये बिंदु रखे थे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए, जो आज तक चल रहा है। अगर आप ध्यान दोगे, 3 भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है।
कार्यानुभव शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। कार्यानुभव मतलब जैसे देखे हो कि साइंस की बुक आप पढ़ाते होगे या कभी बच्चों की साइंस की बुक पढ़ते होगे, उसमें क्रियाकलाप आता है, ठीक है। और आपके मैथमेटिक में भी पीछे जाके देखना तो वहाँ पे भी चीज़ें आती हैं कि आप कोई संख्या ले लो फिर उसका गुणा कर दो, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ किया जाए, मतलब सब कुछ स्कूल में समान हो, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल बच्चे के लिए कोई स्पेशल चीज़ें बनाई जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है। समाजोत्पादक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल होना चाहिए। तो समाज में क्या क्या चीज़ें, जैसे देखो हमारी समाज में जैसे हम लोग दिवस मनाते हैं, महिला दिवस या और भी सारे जो बाल दिवस मनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो हम वोट की चीज़ों को देखे होगे, वोट के लिए बच्चे रैली निकालते हैं, बच्चों को तो वोट डालना नहीं होता लेकिन वो लोग रैली निकालते हैं। तो इस तरह के पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है सन 1979 में पुनः सरकार ने इस शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्ट बनाया, लेकिन कुछ कारणवश आपको पता है कि उसी समय हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी और उसी कारणवश तो ये जो ड्राफ्ट था वो बस्ते में धरा का धरा रह गया। फिर 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई, 1986 में फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और ये सब पॉइंट्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैं वहाँ पे डिफाइन किया हूँ सारे पॉइंट्स को। सो प्लीज़ गाइज आप लोग जाके वहाँ पे चीज़ों को देखो। फिर उसके बाद आज की जो वर्तमान योजनाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके बारे में हम स्पेशल एक चैप्टर है आपका उस बुक में, यानी प्रारंभिक शिक्षा में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षकों के स्तरोन्नयन, यानी शिक्षक के जो स्तर हैं उसकी जवाबदेही, उनका मानक तैयार करना, वो सब चीज़ें के बारे में भी उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था। फिर उसका मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन डॉक्टर राममूर्ति ने किया था। फिर उसके बाद एक लोगों ने और इनका मूल्यांकन किया था जिनका नाम था श्री एन जनार्दन रेड्डी, जो कि उस समय वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने इसका फिर से मूल्यांकन किया था और 1992 में संसद के समक्ष रखा गया था CABE द्वारा। CABE क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति जो थी उसके द्वारा रखा गया। संपूर्ण देश में +2 स्तर की शिक्षा, इसके पहले कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि 10 साल की सामान्य शिक्षा रखी जाए और इसके बाद ये 1986 में कहा गया था 10+2 तक के स्तर की शिक्षा को बनाए रखा जाए, ठीक है। समानता के लिए शिक्षा ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे समानता आ सके पूरे देश में, इक्वालिटी के लिए होना चाहिए। इसलिए देखो जो आपको छूट दिया जाता है, जो कह सकते हो कि जो आरक्षण दिया जाता है वो समानता के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसी को बनाए रखने के लिए इतनी सारी चीज़ों का व्यवस्था की जाती है। तो आजकल अब ये सारी चीज़ें थी हमारे फ्यूचर में, बाद में थी, अभी वर्तमान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो वर्तमान में चीज़ें जो चल रही हैं वहाँ पे देखते हैं। तो अब मिड डे मील का नाम सुने होंगे, मध्याह्न भोजन योजना, जिसमें लिखा गया प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पोषण का स्तर सुधारने, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसमें बच्चों को पका भोजन दिया जाता है। उसके बाद दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान। अब देखो ये वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, तो MDM। उसके बाद दिया है सर्व शिक्षा अभियान। यह योजना 2001 में लाई गई थी। इसका लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना था। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें बालिकाएं हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के शहरी वंचित बच्चे या विकलांग बच्चे जितने हैं उनसे संबंध रखता है। नोट में लिखा गया इन समस्त योजनाओं के बारे में आप विस्तार से शिक्षा के नवीन प्रयास वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी योजनाएं आपको बताई जाएंगी, सारी योजनाएं आपको वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी उस वाले टॉपिक में, उस वाली बुक में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो कुछ छूटा था वो। बाकी आधुनिक शिक्षा में पूरी बुक आपकी वही है। अगर वो पूरी बुक आपके तैयार है तो आधुनिक शिक्षा का यह सेक्शन आपका तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो दिया गया है जनशाला कार्यक्रम। ये भी इसके बारे में भी वहाँ पे बताया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है, अनुसूचित और अल्पसंख्यक या जो भी
पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण बालिकाएं हैं, मीना मंच, इस सारी चीज़ों के लिए इनको कनेक्ट करो, इनको बढ़ावा दो। तो एक सिंपल सी बात है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ना बच्चे को किसी ना किसी तरह से अच्छे से उसका सिलेबस समझ में, और कोई भी बच्चा, दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है, कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे, यही उसका उद्देश्य होता है दोस्तों। शिक्षा कर्मी कार्यक्रम होना चाहिए, जैसे लिखा गया है, यह विशेषकर उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की गुणवत्ता में सुधार करना है जो दूर दराज, अर्ध शुष्क तथा सामान्यिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, सामान्यिक रूप से पिछड़े का मतलब क्या होता है कि जो समान चीज़ों की तरह सामने नहीं आ पा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, समान लोग का मतलब होता है कि जो कुछ पिछड़े बच्चे हैं वो सामान्य स्तर तक के बच्चों तक ना आ पा रहे हैं, इसके लिए ये सब कार्यक्रम चलाए जाते थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित शिक्षा का प्रसार करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होता है कि बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उनके हॉस्टल की भी व्यवस्था कराई जाती है, और यहाँ पे अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और जो भी बच्चियाँ हैं पिछड़े वर्ग की, उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ लड़कियों का होता है। तो अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस होता है यहाँ पे, बट यहाँ मैंडेटरी होता है सीटेड। सो गाइज, अगर आप सीटेड निकालना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है टीचर्स अड्डा फ्लिंट, स्पेशल फॉर टीचर्स, मतलब जब तक आप सीटेड से टीचर नहीं बन जाओगे उस चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड प्लीज़ आप लोग अगर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो सब कुछ, तो उस चैनल को सर्च करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। उसके बाद नीचे दिया गया है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। इसमें क्या होता है कि जो आप कह सकते हो कि इसका मकसद जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक, मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। फिर मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, जैसा आप लोग दसमोत्तर छात्रवृत्ति, जब आप फॉर्म भरते हो तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति आती है ना, वो योजना सन 1977 से 78 के लिए ही चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए थे। छात्र संख्या 6 करोड़ के आसपास है। ठीक है, देश में दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार के लिए एजुसेट की सहायता ली जा रही है। एजुसेट एक हमारी सैटेलाइट है, या कह सकते हो कि एक संस्था है जिसमें सब कुछ डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। विभिन्न सरकारों द्वारा प्राथमिक स्तर के उन्नयन के लिए प्रयासों के फलस्वरूप देश की साक्षरता 18.3% से 75% तक पहुंची है। ठीक है, उसके बाद विद्यालयों की संख्या 2 लाख के तकरीबन से 8 लाख तक हुई है। आज़ादी के बाद से 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। बालिका शिक्षा में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस प्रकार भारत आज़ादी के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रगति की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चीज़ों को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाके फिर से रिकॉल करो, फिर से देखो। अगर आप देखे भी हो तब भी देखो जाके, बिकॉज ये जितने टॉपिक मैं ऊपर बताया उनको नोट डाउन कर लो और उनके एक एक टॉपिक को आप फिर से क्लियर कर डालो, सारा का सारा। और जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, नहीं पढ़े हो, उसको कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, सर ये नहीं समझ में आ रहा है या ये चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ा, हो सकता है मुझसे छूट गया हो कुछ, तो आप वहाँ पर बता सकते हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ पूरा का पूरा बताया। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।